नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो डेली हम लोग 25 क्वेश्चन यहाँ पे डेली हम लोग कवर करते हैं। तो आइए आज भी हम लोग यहाँ पे 25 क्वेश्चन क्लियर करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं इस वीडियो में, तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा और 100 क्वेश्चन हम इससे पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो अगर वो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप जाके हमारे चैनल पे वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है। तो यहाँ पे आपको बताना है इसका आंसर। तो इसमें हो जाएगा अवर्डी लवक। तो यह अवर्डी लवक जो है कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है। आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पे केवल पादप कोशिका में ही पाए जाने वाले दोहरी झिल्ली आवंत कोशिकांग ये लवक के 3 प्रकार होते हैं। पहला हो जाएगा आपका ल्यूकोप्लास्ट, सेकेंड हो जाएगा आपका क्रोमोप्लास्ट और थर्ड क्लोरोप्लास्ट। तो यह आपके हो जाएंगे 3 प्रकार कोशिकांग लवक के। और इनमें से जो ल्यूकोप्लास्ट अथवा अवर्डी लवक ये 3 प्रकार के खाद्य सामग्री स्टार्च, प्रोटीन और सेल या वसा ये कणिकाओं का संग्रहण करता है। तो इस तरह आपको ये इन पॉइंटों को भी पढ़ते रहना है। और अवर्डी लवक और जो ग्लूकोप्लास्ट ये रंगहीन लवक हैं जो सूर्य के प्रकाश से दूर पौधे के अंधेरे हिस्से में पाए जाते हैं। तो ये भी आपके पॉइंट ये भी याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित चित्र में दर्शाए गए प्रकार की कोशिका कहाँ पाई जाती है। तो यहाँ पे एक चित्र दिया गया है आपको ये वाला। तो इसमें कहा गया है कि जो इसमें जो कोशिका कहाँ पाई जाती है। तो इसमें आपको बताना है। इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे जड़ पुष्प में, या पत्तियों प्ररोह में, या तनों और जड़ों में, और पुष्प और पत्तियों में। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें बताना आपका आंसर। तो इसमें आपके ये जो पत्ती और प्ररोह जो होती हैं इनमें आपका ये कोशिका पाई जाती है। आइए हम लोग इसके पॉइंट समझते हैं क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। तो यहाँ पे जो चित्र दिया गया है इसी में जो कोशिका पत्तियों और प्ररोह में पाई जाती है। तो इस तरह आपको यह याद रखना है। और अगला प्रश्न है कि वायु तक कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे बताना जो वायु तक कोशिकाएं ये किस में पाई जाती हैं। आइए हम लोग इसके ऑप्शन देखते हैं। तो ये रहे इसके ऑप्शन। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, जलकुंभी। तो जलकुंभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे वायु उत्तक कोशिकाएं ये जलीय पौधे जैसे जलकुंभी, सिंगाड़ा आदि में पाई जाती हैं। ऐसे पौधे जिनमें बड़े आकार के अंतरकोशिका अवकाश होते हैं तथा उनमें वायु भरी रहती है, जिसके कारण पादप हल्का बना रहता है और पानी की सतह पर आसानी से तैरता रहता है, और उन्हें हम लोग वायु उत्तक कहते हैं। इन वायु उत्तक को वायु कोष्ठ भी कहा जाता है। तो ये भी एक पॉइंट एक याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं। तो इन 4 ऑप्शन में बताना है आपको कि रंगहीन लवक जो होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। तो यह ल्यूकोप्लास्टिड यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो ल्यूकोप्लास्टिड को ही हम लोग रंगहीन लवक कहते हैं। आइए हम लोग पॉइंट देखते हैं इसके। तो यहाँ पे रंगहीन लवक ये ल्यूकोप्लास्टिड कहलाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन के संश्लेषण और भंडारण के लिए महत्वपूर्ण अंग है। और एपिकोप्लास्ट ये आवश्यक चयापचय कार्यों वाला एक प्लास्टिड है जो द्वितीय एंडोसिम्बायोसिस के माध्यम से विकसित हुआ है। और यह क्रोमोप्लास्ट ये फूलों और फलों और कुछ पत्तियों और जड़ों में, यह
नाड़ वर्णक के संश्लेषण और भंडारण में कार्य करते हैं। क्लोरोप्लास्ट पौधे का एक कोशिकांग है जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से प्रकाश ऊर्जा को अपेक्षाकृत स्थिर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इन पॉइंटों को भी हम लोग पढ़ते रहना है, और वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं और इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषक वर्णक ये कहाँ स्थित होते हैं। तो इन 4 ऑप्शन में बताना ये कहाँ स्थित होते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा यह प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन, इसमें यह स्थित होते हैं। तो हम लोग पॉइंट देखते हैं इसके। तो यहाँ पे कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं और इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषक वर्णक प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन में स्थित होते हैं, और प्रकाश संश्लेषक ये प्रोकैरियोटिक जीवाणु में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुट्टिका के साथ संबंधित हैं। तो ये रहे आपके पॉइंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि पादप कोशिकाओं की भित्तियाँ किससे बनी होती हैं। तो यह आपके सेलुलोज से बनी होती हैं। तो ये आपको याद रखना है, और एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था आपका। आइए हम लोग इसकी क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। तो कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई है जिसके अध्ययन को ये साइटोलॉजी कहा जाता है। तो यह एक पॉइंट याद रखना है कि जो कोशिका की जीवन की सबसे छोटी इकाई कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है, और इसके अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये साइटोलॉजी ये कहते हैं। और पादप व जंतुओं की कोशिकाओं की संरचना अलग अलग होती है जो पादपों को तंतुओं से भिन्न करती है, और कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है। यह कोशिका की सुरक्षा के साथ साथ उसके निश्चित आकार व आकृति को बनाए रखने में सहायक है, और यह कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है। तो इस तरह आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है। तो यह देख सकते हैं आपका आरआरबी जेईई में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण करने के लिए जो जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो यह आपका होता है सेलुलोज। यह इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, और इसकी हम लोग क्वेश्चन की व्याख्या ऊपर कर चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। तो यहाँ पे बताना है कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है, यानी यूज करता है। तो यह आपका होता है हरित लवक। तो हरित लवक यह आपके कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान यह प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। इसके पॉइंट देखते हैं कि हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशित ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर उपयोग करते हैं। इनका हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, और हरित लवक एक प्रकार का कोशिकांग है जो पादप एवं शैवाल की कोशिका में पाए जाते हैं। ये पौधे में भोजन निर्माण में सहायक होते हैं, और इसी कारण हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जो हरित लवक होता है इसे हम लोग कोशिका का रसोई घर कहते हैं। तो ये आपको पॉइंट मार्क आउट कर लेना है यहाँ पे। तो इस तरह आपके जो भी एक्सप्लेनेशन होता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाते हैं हम लोगों को उस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो इस तरह ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कहीं नोट डाउन कर लिया करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कि क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम यह उपस्थित होता है। तो इस तरह आपको याद रखना है। आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं क्या हो जाएंगे पॉइंट। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व उपस्थित होता है, और हरी पत्ती में क्लोरोफिल एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल
सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और ऊर्जा देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो केवल पादप कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन में आपको बताना है। तो यह आपका सिर्फ होता है लवक। तो लवक यह पादप कोशिकाओं में सिर्फ पाया जाता है। आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पे जो लवक है यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और यह धोरी झिल्ली से घिरी संरचना है जिसमें अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है और यह 3 प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें क्लोरोफिल या हरा वर्णक होता है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। और सेकंड हो जाएगा आपका क्रोमोप्लास्ट। ये रंगहीन लवक है। इसमें ज़ैंथोफिल और कैरोटीन लाल नारंगी रंग में ये वर्णक होते हैं। मिर्च या टमाटर के हरे से लाल रंग में परिवर्तन क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तन के कारण होता है। और आपका ये थर्ड हो जाएगा जो ल्यूकोप्लास्ट है आपका, ये रंगहीन प्लास्टिड होता है जो मुख्य रूप से एक पादप कोशिका में खाद्य पदार्थों को संग्रहित करता है। तो इस तरह आपको ये 3-4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है। तो यह आपका होता है एंथोसायनेसिस। तो इस तरह आपको याद रखना कि एंथोसायनेसिस साइनिस ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी राइट। आइए इसके हम लोग पॉइंट देखते हैं क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। तो यहाँ पे फलों और सब्जियों के रंगों का निर्धारण यह एंथोसायनिन वर्णक करता है। एंथोसायनिन जामुन, प्याज, अनार, अंगूर और टमाटर और यहाँ पे हो जाएगा चोकोबेरी आदि में पाया जाता है। और जबकि हीमोसायनिन यह रक्त को नीला बनाता है जिसमें लौह के बजाय तांबा मौजूद है। ऑक्टोपस, मकड़ियों, केकड़ों और बिच्छू में यह पाया जाता है। हीमोग्लोबिन यह रक्त को लाल बनाता है तथा सभी कशेरुकी तथा कुछ अकशेरुकी में यह पाया जाता है। और हीमो इरेथ्रिन यह रक्त को गुलाबी बनाता है। तो इस तरह आपको ये याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कि पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो यह आपके एंथोसायनिन के कारण होता है। अभी हम लोग ऊपर क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक यह एंथोसायनिन की उपस्थिति के कारण होता है। तो यह आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो यह आपका होता है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट यह आपका कोशिका अंग यह पादप कोशिका में तो पाया जाता है बट आपका पशु कोशिका में यह नहीं पाया जाता है। तो आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएंगे पॉइंट। तो निम्न विकल्पों में जो क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर अन्य सभी पशु कोशिका में पाए जाते हैं। तो यह आपको मार्क आउट कर लेना है। तो यहाँ पे ये भी पाया जाता है, ये भी पाया जाता है और ये भी पाया जाता है। तो पशु कोशिका में ये 3 पाए जाते हैं और आपका ये नहीं पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। तो ये 3 आपको अलग से फैक्ट याद रखने हैं। और अगला हो जाएगा कि क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का पर्णहरिम या क्लोरोफिल उपस्थित होता है जिस कारण पौधे के कुछ भाग व पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। तो जो पत्तियां हरी होती हैं वह आपके किसके कारण, ये क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, नोट डाउन करके रहना। और इसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। तो इस तरह आपको ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा प्रदान करता है। तो अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया, ये आपका हो जाएगा क्लोरोफिल। तो यहाँ से हम लोग कोई भी क्वेश्चन हो और उसका जो एक्सप्लेनेशन दिया रखा है
दे रखा है आपका जो क्वेश्चन में, उसको हम लोग स्किप बिल्कुल नहीं करना है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं उसी यहाँ पे ये दे रखा था अभी क्लोरोफिल, जिसमें आपकी पत्तियाँ हरी दिखाई देती हैं। तो इसी फैक्ट से अगला क्वेश्चन जस्ट आरआरबी जेईई 2019 में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो चुका है। तो आप एक भी क्वेश्चन और उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, सभी को मार्क आउट करने लेना है, और हो सके तो इनको कहीं नोट डाउन भी करते रहना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि उस वर्ड का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधे का हरा रंग होता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये आपका हो जाएगा क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की वजह से यहाँ पे देख सकते हैं एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है 2021 में। यहाँ पे आरआरबी जेईई 2019 में आया और यहाँ पे 2021 में आया। और रेलवे, आपको याद रखना कि जो रेलवे है ये हमेशा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट करती है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना। जैसे यहाँ पे 2019 में आया और यहाँ पे 2021 में आया, तो आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम है वहाँ पे ये क्वेश्चन संभवतः बन सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला हमारा एक नया चैप्टर हो जाएगा ऊतक, जो कि हमारा हो जाएगा एक थर्ड चैप्टर। तो अभी तक हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पे, और आपका अगला थर्ड हो जाएगा यहाँ पे ऊतक, जो टिश्यूज़ होते हैं हम लोग उसी को पढ़ने हैं। और इसमें भी आपका पहला यहाँ पे हो जाएगा चैप्टर जंतु ऊतक। तो ऊतक तो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें आपका एनिमल टिश्यूज़ हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो यहाँ पे पहला हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है। तो इन 4 ऑप्शन में बताना है आपको। तो इसमें हम लोग आंसर देखें तो ये आपका होता है उपकला ऊतक। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन ऊतक से पुटअप होते हैं। आइए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि उपकला ऊतक यह वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है। यह शरीर के अंदर स्थित विभिन्न अंगों के बाहरी तथा भीतरी सतह का निर्माण करने वाले ऊतक को उपकला ऊतक कहते हैं। तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंगक क्यों माना जाता है। तो यहाँ पे देख लेना आपको, आरआरबी ग्रुप डी 2022 में यहाँ से क्वेश्चन किस तरह घुमा के आपको पूछा गया माइटोकॉन्ड्रिया से। तो यहाँ पे क्योंकि वे सेल के पावर हाउस हैं, ये एकदम गलत हो जाएगा। क्योंकि वे सेलुलर अंतर्वस्तु कहलाती है, ये भी गलत हो जाएगा। क्योंकि वे सूक्ष्म जीवों को पचा सकते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इनमें राइबोसोम और डीएनए उपस्थित होते हैं। तो यह आपको याद रखना है। आइए हम लोग इसके फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। क्या हो जाएंगे इसके फैक्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंगक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं। तो यह आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। और यहाँ पे अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के संचालन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। तो मानव शरीर के संचालन के लिए जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो आपको बताना है। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, पेशीय और संयोजी ऊतक का संयोजन। तो ये इम्पोर्टेंट है मानव शरीर के संचालन के लिए। तो इसके पॉइंट हो जाएंगे कि मानव शरीर के संचालन के लिए मुख्यतः तंत्रिका तंत्र और पेशीय ऊतकों का संयोजन उत्तरदायी होता है। पेशीय ऊतक पेशियों का निर्माण करते हैं, इनमें संकुचन की क्षमता पाई जाती है। तो ये पॉइंट याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, एक विशेष जंतु ऊतक द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों का उल्लेख यहाँ पे नीचे दिया गया है। ए में कह रहा है कि यह अंगों के अंदर के अवकाश को भर देता है। बी में कह रहा है कि यह आंतरिक भागों को सहारा देता है। सी में कह रहा है कि यह ऊतकों की मरम्मत में सहायक होता है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से इस ऊतक की पहचान कीजिए। तो यह जिस ऊतक में यह 3 पॉइंट मिलते हैं हम लोगों को, तो यहाँ पे पूछा गया उस ऊतक को हम लोग क्या बोलते हैं।
तो यह आपका होता है अवकाशी ऊतक। तो अवकाशी ऊतक में यह 3 आपके पॉइंट ये पाए जाते हैं। आइए हम लोग इसके पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट, उनको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो जो अवकाशी ऊतक होता है, यही ऊतक शरीर में अन्य संयोजी ऊतक की अपेक्षा सबसे अधिक पाया जाता है। तो यह आपको मार्कआउट करते रहना है कि यह अपेक्षा सबसे अधिक पाया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर में या मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऊतक पाया जाता है। तो यही आपके 4 ऑप्शन रहेंगे, तो जिसमें आपको मार्क करना है यहाँ पे अवकाशी ऊतक। तो इस तरह आपको याद रखना है। और यह ढील ढाल ऊतक होता है, जो प्रायः अन्य ऊतकों को जोड़ने और उन्हें सहारा देने का कार्य करता है। और यह शरीर के प्रत्येक भाग पर, जैसे त्वचा, त्वचा के नीचे और पेशियों के बीच में तथा पाचन नली आदि में यह पाया जाता है। तो इसके पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको कहीं नोट डाउन कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है। तो जो हम लोगों की बोन होती है वह आपको बताना है कि उसमें कौन सा ऊतक होता है। तो इसमें आपका होता है संयोजी ऊतक। तो हड्डी एक प्रकार की संयोजी ऊतक का एग्जाम्पल हो जाएगी। आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं, क्या हो जाएंगे पॉइंट। तो हड्डी संयोजी ऊतक का उदाहरण है और ऊतक संरचना और कार्य में समान कोशिकाओं का एक समूह होते हैं। जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा उपकला ऊतक, सेकंड आपका हो जाएगा संयोजी ऊतक, थर्ड आपका हो जाएगा पेशीय ऊतक और फोर्थ आपका हो जाएगा तंत्रिका ऊतक। तो इस तरह आपको ये 4 ऊतक ये याद रखने हैं। और अस्थि या हड्डी ऊतक एक ठोस, दृढ़ एवं मजबूत संयोजी ऊतक है। और संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य, ये आपको पॉइंट याद रखना है कि शरीर के सभी ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ना और अंगों एवं शरीर को आकार देना और उसे बनाए रखना। तो ये पॉइंट आपको कहीं नोट डाउन कर लेना है कि यहाँ पे जो संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर के सभी ऊतकों का तथा अंगों को आपस में जोड़ना और अंगों एवं शरीर के आकार को देना और उसे बनाए रखना। तो ये पॉइंट कहीं नोट डाउन कर लेना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। तो इसमें आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऊतक है जो त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। तो यह आपका होता है वसा ऊतक। आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएंगे पॉइंट। तो ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। और वसा ऊतक त्वचा के नीचे तथा आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। यह एक प्रकार का ढीला संयोजी ऊतक है जो शरीर को इंसुलेशन प्रदान करने और प्रमुख अंगों की रक्षा करने के लिए वसा को संग्रहित करता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि इनमें से कौन सा ऊतक ऊतक की मरम्मत में मदद करता है। तो यह आपको बताना है कि जो ऊतक की ही हेल्प में आपको हेल्प करता है, एक प्रकार की, यह बताना है कि जो ऊतक की मरम्मत में ही मदद करता है। तो आइए हम लोग इसके आंसर देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ये एरियोलर, ऑप्शन सी यह राइट हो जाएगा कि जो हमारा ऊतक होता है इसकी मरम्मत के लिए ही इसे ऊतक का हम लोग यूज़ करते हैं। तो आइए हम लोग इसके पॉइंट देख। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि एरियोलर ऊतक अंग के अंदर रिक्त स्थान को भरता है, आंतरिक अंगों की सहायता करता है और ऊतकों को ठीक करता है। तो इसी का काम होता है किसका, ये एरियोलर ऊतक का हो जाएगा। ये संयोजी ऊतक मांसपेशियों और त्वचा के बीच, नसों और रक्त वाहिकाओं के आसपास और अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं। इसमें कई प्रकार की कोशिकाएं और रेशे होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है।
तो हमारे शरीर के अंदर वसा ये संचायक ऊतक कौन सा आपका हो जाएगा? तो यही आपका होता है एडिपोज ऊतक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो एडिपोज ऊतक यह आपके शरीर में वसा संचायक ऊतक होता है। यह क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 2021 में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं, क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। तो हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक एडिपोज ऊतक है। विभिन्न कोशिकाओं के मिलने से ऊतक का निर्माण होता है और वसा ऊतक दो प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा एरियोलर और सेकंड आपका हो जाएगा एडिपोज। तो ये दो ऊतक आपको याद रखने हैं। ये आपके कैसे होते हैं? ये वसा ऊतक होते हैं। तो ये कहीं नोट डाउन कर लेना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हमारा ऊतक क्या है। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि ऊतक क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती हैं परंतु दिखने और कार्य में भिन्न होती हैं। तो यह गलत हो जाएगा आपका, ये नहीं होती हैं। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती हैं और परंतु दिखने और कार्य करने में समान होती हैं। तो यह भी गलत हो जाएगा। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में भिन्न होती हैं, ये भी गलत हो जाएगा। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं, क्या हो जाएंगे पॉइंट। तो ऊतक कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जिसका उद्भव और कार्य प्रायः समान होते हैं। इस प्रकार समान कोशिकाओं के सुसंगठित पिंडों एवं स्तरों को ऊतक कहते हैं। इसके अध्ययन को ऊतक विज्ञान या औतिकी कहते हैं। ये पॉइंट याद रखना है कि जो ऊतक का अध्ययन होता है इसको हम लोग ऊतक विज्ञान या औतिकी कहते हैं। और पहला हो जाएगा आपका जंतु ऊतक, जो एनिमल टिश्यूज होता है। ये कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित 4 प्रकार में वर्गीकृत करते हैं। पहला आपका हो जाएगा उपकला ऊतक, सेकंड आपका हो जाएगा संयोजी ऊतक, थर्ड आपका हो जाएगा पेशी ऊतक और फोर्थ आपका हो जाएगा तंत्रिका ऊतक। तो आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा आज का लास्ट। तो जैसा कि डेली हम लोग 25 क्वेश्चन करते हैं, तो हमारा आज का क्वेश्चन हो जाएगा लास्ट। उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती हैं जो शरीर की गति से संबंधित हैं। तो उनको क्या कहा जाता है? तो यह आपको बताना है इसका आंसर। तो इनको हम लोग अभी पढ़ चुके थे एक्सप्लेनेशन। ये होता है ऊतक। तो यहाँ पे जैसे शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं और उनमें मांसपेशियों को बनाती हैं, तो यह आपका होता है ऊतक का कार्य। तो इस तरह आपके कंप्लीट होते हैं 25 क्वेश्चन आज के। वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक कर देना और नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो इस तरह हम लोग मिलते रहेंगे। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।